हेलो। कैसे हो आप लोग? आज 13 मई है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ समाचार और एडिटोरियल कॉलम महत्वपूर्ण है जिसे मैं आपके बीच में ला रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि इस पर क्वेश्चन बना के दिए जाते थे और वो क्वेश्चंस अभी आपके बीच में नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे कुछ हमारी स्ट्रेटेजिक सोच है। क्लियर? और वो जल्दी आपको मिलेंगे। हाँ, अभी जो कंटिन्यूस चलने वाला था टेस्ट सीरीज के रूप में वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, लेकिन कल से वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज का मैटर क्या है। देखिए, अगर हम आज के मैटर को देखें तो इसमें एक चीज कह रहा है, पैलेस्टीनियन फ्लू रफा एज इजराइल स्टेप्स अप स्ट्राइक आफ्टर इवैक्यूएशन ऑर्डर। तो देखिए, ये मैटर जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक आपको रियली ये मैटर समझ में नहीं आएगा। देखिए, आप अपने माइंड में एक चीज रख लीजिए कि ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, रियल में ये आज का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष कि अगर हम हिस्ट्री बैक कर जाएं तो ये क्रूसेड वॉर से आता है, मतलब 1095 से होता है। लेकिन उतना बैक हमें नहीं जाना है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो जो आज का दौर है, जो आज का परिस्थिति चल रही है, एग्जैक्टली इसकी शुरुआत होती है साइकस पिकेटो ट्रीटी से। क्लियर? साइकस पिकेटो ट्रीटी। तो आइए हम देखते हैं क्या था साइकस पिकेटो ट्रीटी। देखिए, अभी हमने आपसे नाम लिया एक ट्रीटी का, और वो है 1960 में। ये आप देख रहे हैं, ये दौर कौन सा दौर है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का दौर है ये। और इसी दौर में 1916 में ये दो कंट्री हैं। एक यूके, आप कर लीजिए, शॉर्ट में करना है हमें, ब्रिटेन। और दूसरा है फ्रेंच, या फ्रांस कर सकते हैं आप। तो इन दोनों के बीच में 1916 में एक ट्रीटी हुई थी और वो है साइकस पिकेटो ट्रीटी। पिकाटो। ठीक है। और ये साइकस पिकेटो जो ट्रीटी है, वास्तव में ये एक, आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल ट्रीटी है। किसके बीच? इन दोनों देशों के बीच। वैसे इसमें शामिल तो था रूस भी, लेकिन रूस निकल चुका था क्योंकि लेनिन का वहां पर वर्चस्व बढ़ रहा था। ठीक है, तो फिलहाल वो उतना नहीं जानना आपको, बस इतना जानना है कि साइकस पिकेटो ट्रीटी 1916 में हो रही है। और इस ट्रीटी के तहत ये हुआ था कि जो ऑटोमन साम्राज्य है, जो एम्पायर है, इस ऑटोमन एम्पायर को हमें डिवाइड करना है, मतलब इसे सिख घोषित करना है। ठीक। और ये जो ऑटोमन एम्पायर है, इसकी राजधानी इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो आज तुर्की उसका स्थान ले रहा है। ठीक है, तो ये ऑटोमन एम्पायर को सिख घोषित किया जाएगा और घोषित करने के बाद इसे हम लोग
क्योर करने के नाम पर, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो फिलहाल आप याद रखिएगा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ये मिडिल ईस्ट पूरा बट गया था, वेस्ट भी बटा था, लेकिन अभी आपको मिडिल ईस्ट ही जानना है। तो देखिए जो यूके था, यूके को क्या मिला? यूके को मिला, इराक मिल गया, जॉर्डन मिल गया और पैलेस्टाइन मिल गया। मतलब ये देखिए, ये वाला फिलिस्तीन मिल गया था, ठीक है, क्लियर। तो अब इतना जो पोर्शन मिला, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये जो पैलेस्टाइन है, ऑटोमन एम्पायर में ये सीरिया का दक्षिणी भाग था, मतलब साउदर्न पॉइंट ऑफ इजिप्ट, मिस्र का ये भाग था। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें होगा क्या कि उसी समय ये जो जॉर्डन है, जॉर्डन का नाम एक रिवर के नाम पर है, ठीक, और वह रिवर है जॉर्डन रिवर, क्लियर। तो उस समय ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो आर्थर बेलफोर थे। कौन थे? आर्थर बेलफोर, ठीक है। जो लोग हिस्ट्री से जुड़े होंगे वो लोग ये भी जान रहे होंगे कि वाइसराय कर्जन जब यहाँ के वाइसराय थे तो उस समय भी यही सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो इनके जो असिस्टेंट थे वह हेनरी मैकमोहन साहब थे। ये वही मैकमोहन हैं जिन्होंने भारत और चीन के बीच में एक डिमार्केटिंग लाइन खींचा था 1914 में, ठीक है ना, मैकमोहन लाइन। तो इन दोनों ने, आर्थर बेलफोर और मैकमोहन ने आपस में एक समझौता किया था और समझौते में ये तय हुआ था कि जो ज्यूस पॉपुलेशन है, ज्यूस मतलब यहूदी, ठीक है, यहूदियों की जो मदरलैंड बनाई जाएगी, मातृभूमि बनाई जाएगी, वह जॉर्डन के दोनों साइड में बनाई जाएगी। जो जॉर्डन रिवर है उसमें दोनों साइड में बनाई जाएगी, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पैलेस्टीन में बनाई जाएगी, फिलिस्तीन में बनाई जाएगी, क्लियर। और यह कह करके जीव को, मतलब यहूदियों को संतुष्ट किया गया था। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात है कि यूके या ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिल करके कुछ उन्हें दे रहे हैं, यहूदियों को कुछ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू आया तो वर्ल्ड वॉर टू तक, या वर्ल्ड वॉर टू में भी मैं एक मैटर बिना काटे हुए और दे देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं बताऊंगा तो आप ये कंप्लीट फॉलो नहीं कर पाएंगे और कभी अखबार में कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, या कहीं आपको टुकड़े टुकड़े में जानकारी मिलेगी तो आपके अंदर महारत हासिल नहीं हो पाएगी, या आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। और अध्ययन में कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, उस वर्ल्ड वॉर टू में एक खास बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? देखिए, वर्ल्ड वॉर टू में दो, आप कह सकते हैं, ग्रुप बन चुका था। तो जो जर्मनी है, मतलब आप कह सकते हैं एक्सिस कंट्रीज, धुरी राष्ट्र, तो उतना आपको नहीं जानना है। आपको याद रखना है कि जर्मनी में हिटलर का साथ कौन दे रहा था? यह दे रहा था।
मतलब फिलिस्तीन दे रहा था। ठीक। और ये जो पैलेस्टीन है, ये किसका साथ दे रहा है? हिटलर का साथ दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी या हिटलर भी पैलेस्टाइन का साथ देगा। ठीक है। उस समय ये तय हुआ था कि जो पैलेस्टाइन की जो रियल समस्या है इनके, वो क्या है? तो उन्होंने कहा था ज्यू, मतलब यहूदी। तो ऐसी स्थिति में बड़ा नरसंहार हुआ था किसका? यहूदियों के साथ। अगर आप कह दें, ठीक है, वैसे तो मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कहने का, लेकिन अध्ययन ये बताता है कि अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म का इस दुनिया में एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो वह धर्म है यहूदी। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, लाखों लोग मारे गए थे, यहां तक कि जर्मनी में राइनलैंड को, जो राइन रिवर है, उसे एकदम रेड कर दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। वैसे ये एक मुहावरा है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन इसके कहने का मतलब है कि बहुत लोग मारे गए थे। लेकिन याद रखिएगा, जो जितना ही प्रताड़ित होता है वो उतना ही ज्यादा डेवलप करता है। और इन्हीं प्रताड़नाओं से बर्लिन का एक टीचर है, बर्लिन यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, ऑटो हॉर्न। तो जब यहूदियों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा था तो उसी समय ऑटो हॉर्न यहां से निकल जाता है, जर्मनी से निकलता है और पहुंच जाता है यूएसए। और यही वो ऑटो हॉर्न है जिसने दुनिया को थर्राने के लिए विवश कर दिया, और यही ऑटो हॉर्न है जिसने एटम बम का निर्माण कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहूदी हैं, जितने परेशान रहे, प्रकृति ने इनकी रक्षा भी किया है, और यह सबसे ज्यादा लेबोरियस और सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आज भी आपको देखने को इनके बारे में मिलता है। ठीक है। एक छोटा सा यहूदी, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के बराबर है यहूदी। ठीक है, 2-3 जिलों के, सॉरी, इजराइल। लेकिन आप याद रखें कि अरब के 6-6 देश उससे लड़ते रह गए और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ठीक है। आज भी फर्टिगेशन, इरिगेशन या तमाम जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो सब इजराइल में है। ठीक है। और उसकी जो गुप्तर सेवाएं हैं वो दुनिया में अकाट्य मानी जाती हैं। ठीक है। और हमें भी कुछ सीखना है, और हम सीखते भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फाल्कन जो रडार है हमारे यहाँ, जिसे हम राजेंद्र रडार कहते हैं, वह फाल्कन रडार हमने इजराइल से भी लिया, और तमाम हमारे पास टेक्नोलॉजीज इजराइल की आती हैं। फिलहाल उसको छोड़िए और आप ये देखिए, फिलहाल 1945 में ये ग्रुप हार गया। कौन? जर्मनी, पैलेस्टाइन, इटली और जापान का ये जो देश थे, ये हार जाते हैं। लेकिन हारने के बाद 1947 तक ये इनको कोई मदरलैंड नहीं मिल पाई थी, यहूदियों को कोई मदरलैंड नहीं मिल पाई। क्लियर? तो अब इन्होंने क्या किया कि ये यूएनओ में चले गए, और यूएनओ ने क्या किया, आज का जो भूभाग आप देख रहे हैं इजराइल का, तो यूएनओ ने उन्हें अलॉट कर दिया। और इस प्रकार से 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र देश के रूप में उत्पन्न होता है, और यह ज्यूस की मदरलैंड बन जाती है, मातृभूमि बन जाती है। क्लियर? अब जाहिर सी बात है कि जो इजराइल है वह ज्यू है, या आप कह सकते हैं यहूदी है, और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं वह कौन है? तो आप कहेंगे इस्लामिक लोग हैं।
मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपने देश को बंटता हुआ नहीं देखना चाहते। फिलिस्तीन के लोग अपने आप को बंटता हुआ नहीं देखना चाहते। और फिर धार्मिक जंग भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो जंग का कारण है वो ये है अपने देश की इंटीग्रिटी को बचाना। अब परिणाम क्या होगा कि जो फिलिस्तीन है, यहाँ पर तमाम आतंकी जो होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि टेरर ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ जन्म लेते हैं। और इन जो टेरर ग्रुप्स हैं, इनको फाइनेंस करने वाले लोग और इनको प्रेशर जो भी है, हथियार से लेकर के और पैसे से लेकर के हर सुख सुविधाओं को देने वाले लोग, ये सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसी स्थितियों में इजराइल का अस्तित्व किस पर टिका हुआ है? इजराइल का अस्तित्व टिका हुआ है ठीक अपने पड़ोसियों से अपनी सुरक्षा के नाम पर। तो ठीक, अब आप आ जाइए यहाँ। और अभी आपने देखा कि जल्द ही हमास नाम का एक संगठन है। कौन सा संगठन? तो हमास। आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। ये आप देख रहे होंगे कुछ, ये है इजराइल का मैप दिख रहा है, पैलेस्टीन भी ब्लैक में दिख रहा है आपको। ये वेस्ट बैंक है, ये गाजा है, और ये है रफा। रफा एग्जैक्टली बॉर्डर है। किसके बीच में बॉर्डर है ये? तो आप कहेंगे कि सर देखो, गाजा के दक्षिण में, ठीक है, आप कहोगे कि मिस्र और गाजा के बीच में जो ये बटा हुआ हिस्सा है, देख रहे हैं आप, बाउंड्री है, वही है राफा बाउंड्री। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि जो गाजा है, यहाँ पर पूरी जनसंख्या जो है पैलेस्टाइन की, ये यहाँ भाग करके आ रही है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में इवन की वेस्ट बैंक को अभी तक उन्होंने बहुत हद तक तो क्षति नहीं पहुंचाया है, क्योंकि यहाँ पर भी इजराइल रहते हैं, ठीक है, अरे सॉरी, यहूदी रहते हैं। लेकिन गाजा में उनको पक्का है, पूरा विश्वास है, ठीक है, कि यहाँ पर हमास के लोग शरण लिए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई गाजा को भी खाली करो। क्लियर? और एक अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप गाजा को खाली नहीं करते हो तो हम यहाँ पर अटैक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, गाजा के में जो लोग छिपे हुए हैं, पैलेस्टीनियन लोग हैं, अब वो राफा बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। क्लियर? तो राफा बॉर्डर की तरफ जाने का मतलब क्या है? सीधे एंटर कर जाएंगे वो कहाँ पर? ठीक है, मिस्र में एंटर कर जाएंगे। तो सब मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये लोग, हमास के लोग, आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हैं, हर प्रकार की चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इजराइल अपने आखिरी दुश्मन तक और शांत रहने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इजराइल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसकी नीतियां जो हैं वो एग्रेसिव है। क्लियर ना? अगर वो डिफेंस की बातें करने लगेगा तो शायद यहाँ पर बड़े हादसे हो सकते हैं। तो इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। आपको पूरा मैटर हमने समझा दिया है जितना आपको चाहिए था। अब हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतनी हिस्ट्री मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री आपको शेयर किया जितने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अन्यथा ये तो बहुत डीप हिस्ट्री हो जाएगी, बहुत गहराई में हो जाएगा, और तब हम एडिटोरियल कॉलम से या सूचनाओं से बाहर निकल जाएंगे, इतिहास के क्लास में घुस जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको अगर इस पर मैटर चाहिएगा तो वो मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब यह मेरी किताबों में भी है ये मैटर, और उसमें किताबों में इसे व्यापकता के साथ लिखा गया है। ठीक है, कंप्लीट एक चैप्टर ही इस पर मैंने बनाया हुआ है। फिलहाल आप यहाँ देखिए, ये हमने जो अभी पढ़ाया आपको, ये सब कुछ हमने यहाँ लिख दिया है। वेलफेयर डिक्लेरेशन है, ये नवंबर 2017 में हो रहा है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ ब्रिटिश
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ मैटर आपको हमने बता दिया, ये भी बता दिया और ये भी बता दिया, सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो है वो आ रहा है, ये देखिए। जो हमारी सरकार है, भारत सरकार है, आज वो एक निर्णय ले रही है कि क्या, गवर्नमेंट टू स्पेंड 2 करोड़ रुपया पर किलोमीटर किस पर खर्च कर रही है? ऑन रोड्स अलोंग चाइना बॉर्डर। ठीक है, जो चाइना का बॉर्डर है ना, क्लियर, तो उस चाइना के बॉर्डर पर सड़क बनाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बनाने में वह 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री हैज सेंशन्ड, जो गृह मंत्रालय है हमारे देश का, उसने 113 रोड को अपने हाथ में ले लिया है और यहां एक प्रोग्राम चला रही है। 113 सड़कों का विकास करना है, तो किस प्रोग्राम के तहत ये विकास करेगी? ये देखिए लिखा हुआ है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है ये? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये। क्लियर? अब कह रहा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कें बनाई जानी है। कहां बनाई जानी है? जाहिर सी बात है कि सीमा पर बनाई जानी है। तो हमारे कौन से प्रदेश की सीमाएं चीन से मिलती हैं? अरुणाचल की मिलती है, उत्तराखंड की मिलती है और सिक्किम की मिलती है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये सड़कें क्यों आप बना रहे हैं? क्लियर? तो कह रहा है कि इंप्रूव कनेक्टिविटी इन एरियाज अलोंग द बॉर्डर, संपर्क बनाने के लिए, जो बॉर्डर के जो क्षेत्र हैं उनसे बेहतर संपर्क बनाने के लिए ये कहा जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कुछ और बातें भी छिपी हैं। ठीक है, क्योंकि जानते हैं क्या है, ये डिप्लोमेसी है। इसमें आपको एक चीज तो देखने को मिल रहा है, ये तो सरकार घोषित ही कर रही है कि भाई हम अपनी सीमाओं पर स्थित जो हमारी जनता है उसकी बेहतरी के लिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक डिप्लोमेसी है, और डिप्लोमेसी क्या है? जो होता है कहा नहीं जाता और जो कहा जाता है वो होता नहीं। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो 1962 का वार जो हम हारे थे, वैसे ये स्वीकार करने में और लगता है, क्योंकि इंडिया क्यों हारा वो भी आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए 1962 में जब इंडिया हारा था ना, तो उसकी हार का कारण क्या था? क्योंकि इंडिया के पास बॉर्डर तक पहुंचने के लिए क्या था? कोई रोड नहीं था, आज भी नहीं है। ठीक, यहां तक कि हम जो हमारे सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन सैनिकों को हम फूड सप्लाई करने की स्थिति में भी नहीं थे, हथियार भी नहीं थे। क्लियर? मेजर शैतान सिंह भाटी अकेले लड़ता इसलिए रहा क्योंकि उसने अपने कुछ साथियों को नीचे भेज दिया था कि आप जाओ और वहां से
कहो कि हमारे पास हथियार नहीं है, तो आप याद रखिएगा, वैसे हम भारत सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों नहीं ठहरा सकते? क्योंकि आप याद रखिएगा, भारत को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था तो वसीयत में क्या दे रखा था? भूख, बीमारी, गरीबी और गोद में, मां की गोद में दम तोड़ते हुए बच्चे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें इस देश की भूख और बीमारी को और कुपोषण से मुक्ति पानी थी। हमारे पास सुई भी नहीं बनती थी, इसलिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान ला करके हमने किया क्या था? हमने कृषि में आत्मनिर्भरता को पाया था। और फिर सेकंड 5 ईयर प्लान ला करके हमने बेसिक इंडस्ट्रीज या कोर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट शुरू किया था। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्टेप था वो स्टेप कैसा था? ठीक है, अपने लोगों की जो मांग है, या आप कह सकते हैं कि अपने लोगों की एक बेहतर जिंदगी देने की थी। कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं चाहते हम औरों के मुख की रोटी खाना, कहीं भी से भी हम एग्रेसिव पॉलिसी को ठीक है नहीं अपना रहे थे। इसलिए हमारे पास कोई चीजें नहीं थी, यहाँ तक कि जूते भी नहीं थे, सनग्लास भी नहीं था। क्लियर? तो और हमारा जो पड़ोसी था चाइना, ये चाइना शुरू से ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाए हुए था, क्योंकि 1949 में जब सीपीएलए सरकार बनाता है तो वहां माई से तुंग ने कहा था कि शक्ति तो बंदूक की गोलियों से निकलती है। तो एक तरफ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री शांति के मसीहा थे और दूसरी तरफ वहां एग्रेसिव चाइना एग्रेसिव पॉलिसी को लेके आ रहा था। तो फिलहाल हमने उस समय रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, इसलिए हम हार गए थे। तो आज भारत सरकार इस रोड को डेवलप करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। ठीक है, क्यों ले रही है? क्योंकि देखिए, अगर आप मौर्य डायनेस्टी को, इतिहास को थोड़ा बहुत जानते हो, तो मौर्य डायनेस्टी में आचार्य कौटिल्य ने कहा था, और शास्त्र में लिखा है कि दुनिया के किसी भी देश की जो सीमाएं होती हैं वो सदैव ठंडी होती हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाएं अत्यधिक कमजोर होती हैं। तो अगर हम इस सीमाओं पर रहने वाले लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं दे पाए तो होगा क्या? या तो वो इंडिया के अंदर प्लान करेंगे, अपने मूल को छोड़ेंगे, इंडिया में आएंगे, या तो यह बाहर जाएंगे। और यदि हमने इनको बेहतर जिंदगी दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, स्वास्थ्य दिया, सर्विसेज दी, ठीक है, क्लियर, तो आवागमन के बेहतर साधन दिए, तो हम भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम भी पहुंच जाएंगे, और वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और फिर जो हमारी दूरी है वो दूरी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो ये फायदा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा, फिर इनके अंदर जो अपनत्व की भावना आएगी, यह अपनत्व की भावना जो है वो क्या करेगी, ये सभी हमारी गुप्तचर बन जाएंगे, ये हमारे, ठीक है, पूरा एक बहुत बड़ा समूह बन जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम दौलत बेग ओल्डी में हमारा ऑलरेडी एयर सेंटर स्थापित हो चुका है, हम बड़े आसानी के साथ चाइना को, ठीक है, अपनी धरती पर नहीं, अपनी सीने पर नहीं, चाइना के सीने पर युद्ध करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत सरकार, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, ठीक, और यह अपना रोड बना रही है और इसमें बहुत पैसे खर्च कर रही है। ठीक है, तो यही पूरे के पूरे मैटर को यहाँ पर लिखा गया है। अब लेकिन इसमें कुछ चीजें ये हैं कि आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, फैक्चुअल चीजें पूछ सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए,
ये पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है ये स्पॉन्सर्ड है। मतलब देखिए, दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, ठीक है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब ये हुआ, तो ये जो योजना है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, प्रायोजित है, ठीक है, संचालित है। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि कुछ धन केंद्र देगी और कुछ धन स्टेट देगा। क्लियर? तो आपको याद रखना होगा कि इसमें कुल कितने विलेज कवर हो रहे हैं, तो आप कर लोगे कि 296 विलेज इसमें कवर करते हैं, इतने गांव आएंगे, ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि इसमें 19 डिस्ट्रिक्ट आएंगे अरुणाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश सिक्किम के भी आएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि अराउंड 68% ऑफ द टोटल विलेज दैट विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट फेज, और 68% जो गांव हैं उनका पहले चरण में ही इनके पूरे कर लिए जाएंगे, ठीक है। और कुल पैसे इस पर जो खर्च किए जा रहे हैं वो कह रहा है कि यह 4,800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर कितना है, 23-24 में, ठीक है, और 24-25 में, 25-26 में। मतलब यहाँ से 23-24 से लेकर के 25-26 तक इस पर कितने खर्च किए जाने हैं, 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, जिसमें से कह रहा है कि 2500 करोड़ रुपया केवल सड़क निर्माण पर खर्च कर दिया जाएगा। और शेष क्या होगा, तो वहां पर स्कूल कॉलेज अस्पताल और हर प्रकार की सुख सुविधाओं को देने में खर्च किए जाएंगे, ठीक है। चाइना के तर्ज पर, जैसे चाइना भी कर रहा है, इसमें चाइना भी ने भी अपना डेवलप करना शुरू कर दिया है और इन्होंने भी करना शुरू कर दिया है। बस अब हमारे सामने अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक हमने आपको बताया था, आज पुनः उसी टॉपिक को मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। देखिए, वेल इंटेंड स्टडी एंड और डेमोग्राफिक मिथ। डेमोग्राफी क्या होता है, जनसंख्या, जनगणना। तो एक सुविचारित अध्ययन, एक बहुत ही प्लान्ड स्टडी के द्वारा जो जनगणना है या डेमोग्राफी है उसमें कुछ मिथ हैं। मिथ मतलब झूठी है, मिथ्या है, ठीक है। क्लियर? अभी हमने आपको 2-4 दिन 10 दिन पहले एक इसी में एक ऐसे बताया था आपको। अभी हम जो इसको व्याख्या करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए बात क्या कर रहा है, कह रहा ऑल इज द वेल, ऑल इज वेल विथ religious minorities India is the short conclusion reported of the Prime Minister Economic Advisory Council। जब हम आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल मतलब PMEAC को बता रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि ये डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कुछ घोषणाएं किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में मुसलमान जो है वह 43.15 की दर से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं 1950 से 2015 के बीच, ठीक है। और यह रिपोर्ट फिलहाल आई और इस रिपोर्ट ने आकर के एक बहुत ही बड़ी बहस को इसने छेड़ दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो एकांगी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण है ना, उस पॉलिटिकल दृष्टिकोण को लेकर आई है। देखिए एग्जैक्टली
आपको ये तो समझ में आ जाता है। इसमें कह रहा है कि इन द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट इट इज यूज ऑफ ऑलमोस्ट डिकेड ओल्ड डाटा। ठीक है, इट इज नॉट लाइटिंग द नियरली 1520% इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बुद्धिस्ट। ये कह रहा है कि आपको यह तो दिख जाता है कि मुसलमानों में 43% की वृद्धि 1950 से 2015 तक हुआ, लेकिन आपको यह क्यों नहीं दिख पाता कि बौद्धों में 1520% वृद्धि हुई? ये क्यों नहीं दिखता? ये भी दिखना चाहिए था। ठीक है, फिर कह रहा है अब यहां पर कह रहा है कि देखिए, आप जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं की पॉपुलेशन क्या थी? 32 करोड़ थी, लेकिन 2015 तक कहां आ गई? 98 करोड़ आ गई। ठीक, तो आपको यह भी तो देखना होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि देखिए, जो टीएफआर, ये टीएफआर क्या होता है? तो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि एक स्त्री 15 वर्ष से लेकर के और 49 वर्ष या 50 वर्ष तक, ठीक है, कितने बच्चों को पैदा कर सकती है? ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो कह रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ मुस्लिम वोमेन सा ड्रॉप बाई 2.05 एज अगेंस्ट हिंदू वुमेन्स टीएफआर बाई 1.36 हैव ऑल मेड इट कंट्रोवर्शियल। इस देखिए, तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका एवरेज क्या होता है? ठीक है, तो इसका एवरेज होता है 2.1। ठीक है, 2.1 होता है। क्लियर? तो जो मुस्लिम औरतें हैं उनका टीएफआर क्या है? 2.05 है। तो भाई कहां ज्यादा है? फिर कह रहा है कि हिंदू वुमेन्स टीएफआर कितना है? 1.36 है। क्लियर? एग्जैक्टली ये जो प्राइम मिनिस्टर के यहां रिपोर्ट सौंपी गई, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, बहुत अंतर नहीं हो रहा है। क्लियर? अब देखिए, जो प्रधानमंत्री के यहां रिपोर्ट सौंपी गई उसमें द हिंदू कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और हिंदू में ये फैजान मुस्तफा कह रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि द रिपोर्ट इज बीइंग यूज्ड, इस कौन सा है ये? ओल्ड हिंदुत्व मिथ, हिंदू बीइंग इज ए डेंजर बिकमिंग अ माइनॉरिटी इन ए कंट्री ऑफ देयर ओन। इसमें वो कह रहा है कि ये एक पुरानी अवधारणा पर यह अवलंबित है। ये जो सोच है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है और हिंदू पॉपुलेशन कम हो रही है और हिंदू खतरे में है, यह हिंदुत्व का एक क्या है, आप कहेंगे एक सोची समझी विचार है ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि वह देश जो 800 साल तक मुसलमानों के शासन में रहा हो, वहां जब हिंदू को कोई खतरा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थितियों में जहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन 79.80% हिंदुओं की पॉपुलेशन है और मुसलमानों की जो पॉपुलेशन आ रही है वह 14.23% है, तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व को खतरा कैसे हो सकता है? क्लियर? ये खतरा तो हो नहीं सकता। क्लियर? अब इसके बाद ये आगे
लिखते लिखते ये कहते हैं कि कुछ ऐसे लीडर हैं इस देश में, कुछ ऐसे नेता हैं, some leaders of today who have mastered the art of polarizing voters। इस देश में कुछ ऐसे नेता हैं, ठीक है, जो वोटों को पोलराइज्ड करने में बड़े माहिर हैं, ठीक है। और उसी के तहत उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है, उसको उन्होंने कहा कि यही पॉपुलेशन जिहाद है। जनसंख्या बढ़ाओ, पॉपुलेशन जिहाद उसको नाम दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। लेकिन कह रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं ये भी दोषी नहीं हैं। दोषी कौन है? तो उनका ये कहना है कि उपेंद्र नाथ मुखर्जी ठीक, मुखर्जी एक कोई व्यक्ति है जिनका एक किताब है अ डाइंग रेस, ठीक है, एक डाइंग रेस, ठीक है, मड़ासन प्रजाति। तो इस डाइंग रेस में वो कहते क्या है कि हिंदू जो हैं वो धीरे धीरे इतने कम होते जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि यह अपने अस्तित्व को खो जाएंगे, जैसे न्यूजीलैंड की मूल आबादी अपने अस्तित्व को खो गई, ठीक है। तो ऐसा करके, ठीक है, एक डर को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो टोटल मैटर है आपको पढ़ना ना पड़े, इसके लिए हमने यहाँ पर यही मैटर को हमने यहाँ से काट करके और यहाँ बड़े बड़े में लिख दिया है ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े। ये लिखा है कि 2001 और 2011 आर केप्ट इन व्यू द मुस्लिम पॉपुलेशन इज ए, ठीक है, डिकैडल ग्रोथ डिक्लाइंड, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिमों की आबादी में गिरावट हुई है, ठीक है। कितनी गिरावट आई है? तो वो कह रहा है कि 36.02 से गिरकर कहां आ गई? 24.04% आ गई। अब कह रहा है कि इसी दौर में हिंदू पॉपुलेशन में ग्रोथ जो है गिर रहा है, कितना? 20.35 से 20.35% से ये 16.76% हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर सोचना है, ठीक है, कि अगर ये जो गिरावट आ रही है और यहां पर गिरावट, यहां पर भी बहुत बड़ी गिरावट आई है, ठीक है। देखिए यहां पर जो है गिरावट, जो रियल में गिरावट आ रही है वो कितना आ रही है? लगभग 5% की गिरावट आ रही है। और मुसलमानों में जो ये गिरावट आ रही है वो लगभग 24, लगभग आप कर लीजिए 12% की गिरावट आ रही है। तो जनसंख्या में गिरावट किस में हो रही है, हिंदू में या मुसलमान में? फिर इनका मतलब है कि मुस्लिम TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.36 विच इज वेरी क्लोज टू द रिप्लेसमेंट रेट, जो औसत है 2.1 उसके करीब है, ठीक। और हिंदुओं में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वह 1.94 से एंड देयरफॉर demographic are optimistic of the Muslim population eventually stabilizing by the end of century at 18.8%। मतलब हिंदुओं में जो TFR आ रहा है वो इतना है। और इस प्रकार से एक अनुमान किया जा रहा है, एक आशाएं हैं कि देखिए इस शताब्दी के अंत तक, ठीक है, जो जिस कदर इनका जो आज इनके विकास का स्थिति है अगर उसको ध्यान दिया जाए तो इस शताब्दी के अंत तक मुसलमान की टोटल पॉपुलेशन इंडिया में अनुमानित है कि वो 18.8 पर आके सीमित हो जाएगी, प्रतिशत पर सीमित हो जाएगी। जबकि हिंदू लोग जो हैं इनकी पॉपुलेशन जो है वह 74.7% पर आकर के फिक्स हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे हम ये देखें तो इसमें कह रहा है कि
Even the United Nations Population Fund observed in 2022 that the good news that, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है उसने भी इस बात को स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ अपीयर्स टू बी स्टेबलाइजिंग, कि भारत में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वह लगातार कम हो रहा है, मतलब स्थिर होने की तरफ चल रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। फिर कह रहा है कि देश में अगर हम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला ले तो उनकी संख्या 31 है, लेकिन कह रहा है कि हैव अचीव्ड फर्टिलिटी रेट बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। कह रहा है कि वर्तमान जो भारत है ना, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में अगर देख लिया जाए तो यहाँ का जनसंख्या जो दर है, जो TFR है, उसकी तुलना में कम हो रहा है। ये तो आपने बताया 2.1, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इन राज्यों में जो है बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर, ठीक है, इससे भी कम होती जा रही है। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या में फैमिली प्लानिंग में ध्यान देने से बड़े नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्तमान में जापान और अनेक देश। यहां आपको एक एग्जाम्पल से कुछ सोचने के लिए विवश कर रहा है। क्या विवश कर रहा है? कह रहा है कि बिहार विथ इट्स पॉवर्टी, बिहार बहुत गरीब है, इट्स पॉवर्टी, अपनी गरीबी के साथ, कह रहा है हैज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा अगर फर्टिलिटी रेट कहीं पर है, जन्म दर अगर कहीं पर है, ठीक है, प्रजनन दर अगर कहीं पर है सबसे ज्यादा, तो कह रहा है वो बिहार है। आप डाउन करिएगा, याद रखिएगा सब। 10 हिंदू फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार 2.88। अब आप सोचिए, ठीक है, कि आप मुसलमानों पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं? कह रहा है कि हियर, यहां जब हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 2.88 है, उत्तर प्रदेश में, ये सब याद रखना है आपको, 2.29% है, 2.29 है, is much higher than the Muslim fertility rate in केरला। केरल में मुसलमानों की संख्या लगभग 22% है, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, लेकिन केरल में जो मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट है वो 2.25 है, और यहां पर क्या है 2.8, और उत्तर प्रदेश में 2.29 है। जबकि कह रहा है कि तमिलनाडु में मुसलमानों की जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.93 है, ठीक, और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये 1.97 है, और तेलंगाना में 2.101 है। क्लियर? तो फिर कह रहा है इवन द प्रोपेगेंडा, इसका मतलब आपने यहां देख लिया कि धर्म को आप जनसंख्या से मत जोड़ दीजिए, कि इस्लाम केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। संतानें क्यों पैदा होती हैं उसका कारण धर्म नहीं है, और भी कारण है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगला भी ऐसे इन्होंने इसी पे बनाया हुआ है, तो आप शायद आपके पास आंखें हों तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि द हिंदू जैसे पेपर ने आज ही इस पर 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आने वाला कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इवन द प्रोपेगेंडा अबाउट द अलार्मिंग इंक्रीज इन मुस्लिम पॉपुलेशन इन असम हैज नॉट बीन, ठीक है, सस्टेन्ड बाय हार्ड फैक्ट्स बिटवीन द लास्ट 2 सेंसस। कह रहा है कि इवन जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि असम में मुसलमानों ने आकर की जनसंख्या को बढ़ा दिया गया है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है, इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि अब कह रहा है कि असम से पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई, असम की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी?
17.07% बढ़ी। एज अगेंस्ट द होल कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाई, ठीक है, 17.7%। जब पूरे देश की पॉपुलेशन 17.7% है और यहाँ पर 17, ठीक है, मतलब 07 है, तो आप बताइए इंक्रीज किसकी हुई। तो असम में भी ये कहना, ये प्रोपेगेंडा है कि असम में मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ाई, ये एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है। इन फैक्ट इफ वी टेक 1981 सेंसस एंड 2011 सेंसस, असम्स पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम, कह रहा है कि यदि हम 1981 की जनगणना को ले लें और 2011 की जनगणना को ले लें, ठीक है, तो असम पॉपुलेशन ये डिक्रीज होती है। कितना डिक्रीज होती है? 23.36% से 17.07% ये डिक्रीज हो जाती है। समझ गए आप? ठीक, तो ये तो सब कुछ था आपके बीच फैक्ट। आगे अब आपको दूसरे दिशा में लेके जाएगा ये मैटर, आइए देखते हैं। इसी पर ये दूसरा कॉलम है कि नंबर ऐसे है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज मोर टू डू विद डेवलपमेंट देन रिलीजन, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैज मोर टू डू विथ डेवलपमेंट देन रिलीजन। जो बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है ना, ठीक है, उसका रीजन, उसका कारण रिलीजन नहीं है, आप ये तो डेवलपमेंट भी है, आप ये तो डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि देखो, अगर केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन कम हो रही है, तमिलनाडु में कम हो रही है, आंध्र प्रदेश में कम हो रही है, तेलंगाना में कम हो रही है, थोड़ा देश के बाहर भी चलें तो इंडोनेशिया में कम हो रही है, बांग्लादेश में कम हो रही है, ठीक है। तो इस कमी का कारण क्या है? इस कमी का कारण क्या है? तो आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर पर थोड़ा आरोप लगाया हुआ है, ठीक है, कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कह करके मुसलमान जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़े विवाद को उन्होंने उत्पन्न कर दिया है। लेकिन आप याद रखिएगा कि मुसलमान शब्द नहीं कहना चाहिए, ठीक है। फिलहाल वो हमारा विषय नहीं है। हाँ, हम मतलब वी आर नॉट गोइंग टू बी कंडेम्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जो कह रहे हैं उससे हमारा मतलब नहीं है। मतलब हमको ये है कि हमारा ऐसे क्या लिख रहा है। वो कह रहा है कि केरला या कुछ स्थानों में जो मुसलमानों की संख्या कम हो रही है, हमें यहां देखना पड़ेगा कि मुसलमानों की संख्या या किसी की संख्या कम क्यों होती है, ठीक है। बिहार में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो आप कहिएगा जनसंख्या डायरेक्टली किसके समानुपाती होती है? तो आप कहेंगे सर सोशियो इकोनॉमिक होती है, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप एक चीज याद रखना कि एक जहां पॉवर्टी होगी, जहां गरीबी होगी, ठीक है, वहां रिसोर्सेज में हिस्सेदारी ज्यादा होती है। इसका मतलब जब रिसोर्सेज में हिस्सेदारी बढ़ती है तो पॉवर्टी बढ़ेगी, मतलब गरीबी बढ़ेगी। और जहां पॉवर्टी होती है वहां रिसोर्सेज में हिस्सेदारी भी बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब पॉवर्टी से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ता है, और जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पॉवर्टी भी है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कितना गजब का रिलेशन है इन दोनों में। जहां पर गरीबी होगी ना,
वहां पर जनसंख्या दर अपने आप बड़ी हो जाएगी, और जहां जनसंख्या दर बढ़ेगी वहां पर गरीबी अपने आप आएगी। ठीक है, अब याद रखिएगा, गरीबी का मतलब केवल पैसे से गरीबी नहीं होती, गरीबी का मतलब सोच से भी गरीबी होती है, क्योंकि हर गरीब आदमी, ठीक है, ये सोच से भी बहुत गरीब हो जाता है। धर्म की चादर में लिपटता कौन है और लपेटा कौन जाता है? ठीक है, आप कह देंगे सर गरीब आदमी, क्योंकि अमीर आदमी धर्म से खेलता है। ठीक है, और यही कारण है कि हमारे समाज में, ठीक है, लड़का पैदा करना ही सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ये सब क्या है? ठीक है, तो आप कह देंगे कि सर यह सभी सोशियो प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके साथ एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने कहा कि जो गरीब आदमी होता है ना, सोच गरीब हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा उसका मतलब क्या होता है कि वो आदमी क्या सोचेगा। संतान पैदा कर लिया, खूब ज्यादा संतान पैदा कर लिया, अब वो करेगा क्या कि इमीडिएट लड़के की शादी, लड़की की शादी करेगा, और इवन कि बहुत अर्ली एज में कर देता है, इवन कि चाइल्ड मैरिज भी कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो मतलब रियल अगर पूछा जाए तो आ, किसी औरत के बच्चे पैदा करने की स्थिति होती है, जो इसमें आंकड़े में जो दिया है वो तो इन्होंने 49 दिया है। ठीक है, क्लियर, 15 to 49 दिया है कि इस ये जो है औरतों के बच्चा पैदा करने की औसत आयु होती है, मतलब एक एवरेज है। ठीक है ना? लेकिन आप याद रखिएगा कि जाहिर सी बात है कि जब आपने 15 ईयर्स में मैरिज की और फिर इधर 49 गए, तो इसमें आपको लंबा पीरियड मिल गया। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? टेंडर होते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थितियों में यहां पर संतान पैदा करने की दर ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर यहां की जो एज है इसी को हम बढ़ा दें, ठीक है, 15 को 25 कर दें, 30 कर दें, तो इसमें जो प्रजनन का दर है ये अपने आप कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या का दर आपके विवाह की उम्र का सीधा संबंध रखता है। दूसरी बात यह है कि संतानों या प्रजनन के लिए एक चीज और भी अकाउंटेबल होती है, और वो क्या होता है? तो आप कह देंगे एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन का सीधा संबंध है इससे। अब एजुकेशन में आप याद रखिएगा कि जो लड़कियों की शिक्षा है, उस शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इनकी जो शिक्षा होनी चाहिए, अगर इनकी शिक्षा ज्यादा है, ठीक ठाक है, तो जाहिर सी बात है कि यह उतने बच्चे पैदा करना चाहेंगी जितना वो परवरिश कर सकेंगी, उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और बाल विवाह से बचना चाहिए। ठीक, और आर्थिक स्थिति को क्या करना चाहिए? ताकतवर करना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यही चीज इस पूरे मैटर में इन्होंने लिखा, और फिर इन्होंने लिखा कि इस प्रकार रिलीजन जो है वह जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं होती, अपितु सोशियो जो इकोनॉमिकल है, मतलब सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वह जिम्मेदार होती हैं। ठीक, और इसलिए अगर आप रियल में मुसलमानों पर अगर आरोप लगा रहे हो कि जनसंख्या वो बढ़ाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि अगर वो जनसंख्या अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं, अधिक बच्चे पैदा क्यों करते हैं? तो आप याद रखिएगा क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि यहां पर शिक्षा बहुत कम है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। ठीक है,
तो ऐसी स्थितियों में इनके पास जब शिक्षा नहीं है, आर्थिक स्थिति इनके पास डाउन है, तो जाहिर सी बात है कि यह संतान पैदा कर देते हैं, क्योंकि संतान पैदा करके, ठीक है, जाने अनजाने में ये जो संतान पैदा करते हैं, उससे उनको एक सिक्योरिटी का भाव महसूस होता है। ठीक है, क्लियर? तो आप याद रखिएगा, डर हिंदुओं को नहीं है, ठीक है, डर माइनॉरिटीज को है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज मुसलमानों के अंदर से अगर नहीं हटा सकते, तो आप याद रखिएगा कि इसमें कहा गया है कि फिर आप मुसलमानों पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्लियर? अच्छा, अभी और आगे। तो अब अगला पोर्शन भी हमको देखना है कि अगला पोर्शन क्या। हाँ, अगला पोर्शन थोड़ा विज्ञान से आ गया है, आप इसे देख लीजिए। कह रहा है कि देखिए, फर्स्ट ह्यूमन हु रिसीव्ड ट्रांसप्लांटेड पिग किडनी डाइज। तो एक चीज देखिए, जो सुअर होती है पिग और जो मानव होता है, उसके अंग प्रायः मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, तो किडनी या कोई भी अंग जो पशु का है, और अगर उसे मनुष्य में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, प्रत्यारोपण किया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? जीरो ट्रांसप्लांटेशन। जीरो ट्रांसप्लांटेशन। जीरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? किसी पशु के अंग को, ठीक है, मानव में आरोपित करना या प्रत्यारोपित करना, जीरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो ये कह रहा है, देखिए, एक घटना की बात कर रहा है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है, सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहां हमने आपके लिए इजी कर दिया है। ठीक है, रिचर्ड रिक सेलिमन, द फर्स्ट ह्यूमन टू रिसीव अ जेनेटिकल मॉडिफाइड पिग किडनी। ऐसा नहीं होगा कि आप वहां से किडनी काटे और काटने के बाद आप इमीडिएट ले जाकर के मानव की किडनी में, मानव की किडनी को हटा करके वहां प्लांट कर देंगे। नहीं, उसको मॉडिफाई करना होगा, परिवर्तित करना होगा, और उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि जिस व्यक्ति को ये किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, रिचर्ड रिक, ठीक है, 2 मंथ आफ्टर द प्रोसीजर, मतलब 2 महीने बाद ही, इस प्रक्रिया को पूरे होने के 2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अंडर वेंट, बस ठीक है। और ये कहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था? तो आप कहेंगे मैसाचुसेट्स में हुआ था। ठीक है, क्लियर? अमेरिका में हुआ। अब अगला पोर्शन आपको देखना है। देखिए, यह एक विलेज की कहानी बताई गई है, मैटर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो फिलहाल आइए, पहले वाले टॉपिक में टाइम आपका ज्यादा ले लिया, फिलहाल आइए आप देखते हैं। कह रहा है कि महाराष्ट्र के नासिक के पास एक गांव की कहानी वो बता रहा है। कह रहा है कि यहां के लोगों में एक डर है, ठीक है, कि एक दिन सरकार उन्हें मृत घोषित कर देगी। ठीक, अब इसके पीछे क्या स्टोरी क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए, लिख रहा है पूर्णिमा शाह का ये लेख है। तो इन्होंने लिखा है कि पॉलिटिशियन एंड सेलिब्रिटीज आर फ्रीक्वेंट विजिटर टू द त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। जितने भी राजनीतिक हैं, जितने भी फिल्म हीरो हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये लोग एक मंदिर में, नासिक के एक मंदिर में जिसका नाम त्र्यंबकेश्वर है, वहां जाते तो हैं, परंतु वहीं से कोई 22 किलोमीटर दूर, ठीक है, टेकहर्ष गांव में, ठीक है, ये गांव का नाम लिखा है इन्होंने। ठीक है, हर्ष एक गांव है, ठीक है, ग्राम पंचायत है, वेयर पीपुल हैव नेवर
seen a single political party campaigning for an election। कहता है कि यहीं नासिक के पास एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, यहाँ एक मंदिर है जहाँ हर पॉलिटिशियन जाता है, हर सेलिब्रिटी जाता है, लेकिन वहीं पास में मतलब एक गांव है, ठीक है, और उस गांव में के लोगों ने यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी राजनेता को या पॉलिटिकल पार्टी को आते हुए नहीं देखा है। अब सवाल इस बात का है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो फिर आप याद रखिएगा डेमोक्रेसी कहाँ रह गई है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां लोग, ठीक है, मतदान में हिस्सा लेते हो, ठीक है। अगर मतदान के द्वारा लोग अपनी राइट टू वोट, मतदान मतलब राइट टू वोट, ठीक है, जहां लोग राइट टू वोट के माध्यम से अपनी सरकार बनाते हो, ठीक है, या अपनी पावर को ट्रांसफर करते हैं, मतलब राइट टू वोट क्या है? राइट टू वोट एक जनरल विल है जिसे दे करके आप सरकार बनवाते हैं। क्लियर? तो आप कि यही चीज वो कह रहा है, ठीक है, कि तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रह गई। अब यहाँ एक चीज आ गया कि राइट टू वोट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार क्या है? तो आप कहोगे कि सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत में हर वयस्क नागरिक को, ठीक है, अपना मतदान करने का अधिकार होगा। और आज कितना है? तो आप कहोगे कि सर आज 18 वर्ष, ठीक है, मतदान के लिए वयस्क आयु मानी जाती है, ठीक है। पहले 21 थी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आप और याद रखिएगा कि यहाँ के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया। हाँ, तो ये भी आप जान लीजिए कि आर्टिकल 326 के तहत आपको ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, कि राइट टू वोट इज और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। डेमोक्रेसी हमने आपको समझा दिया, राइट टू वोट आपको समझा दिया। और एक चीज हमें आपको ये बताना है कि ये जो गांव है, इस गांव में ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, जनजातियां रहती हैं। और इन जनजातियों में कौन सी जनजाति है? वारली जनजाति है और कोकनी जनजाति है, ठीक है। और एक और रहती है, एक और कोई रहती है, कतकारी भी रहती है यहाँ। और 1946 में, मतलब जिस समय हिंदुस्तान, ठीक है, अपनी आज़ादी के अंतिम दौर में था, यही वारली के किसानों ने या जनजातियों ने आंदोलन किया था, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि यह इस गांव की कहानी क्यों बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि यहाँ के लोगों में, ठीक है, ये कह रहा है कि 250 लोगों का ये गांव है, जिसमें से 90 डू नॉट हैव राशन कार्ड। ये गरीब लोगों को भी कोई राशन कार्ड नहीं प्राप्त है। फिर कह रहा है कि देखिए लिखा हुआ है स्ट्रगल फॉर राशन कार्ड, इनके पास राशन कार्ड नहीं है और उसके लिए ये संघर्ष करते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि फाइट फॉर वाटर, ये आप देख रहे हैं कि पानी के लिए कैसे संघर्ष हो रहा है, यहाँ पानी नहीं है, जबकि भारत में एक स्कीम चल रही है और जल जीवन मिशन, ये देखिए हमने लिख रखा है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, जल जीवन मिशन, ठीक है। क्लियर? भारत में 2024 तक एक मिशन को पूरा हो जाना है और वो है जल जीवन मिशन। इस जल जीवन मिशन के तहत क्या होगा? गांव के हर घर के अंदर पीने के पानी की सप्लाई करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैसे हो पाएगा जब आपने कुछ दिया ही नहीं है? तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई, ठीक है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और याद रखिएगा कि इन लोगों के पास अपना आधार कार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो और ये लोग वोट भी नहीं देते हैं। क्लियर? तो इसी दर्द को बयां कर रहा है यह ऐसे, ठीक है। तो आज इतना ही, ठीक है। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा, थोड़ा सा और भी देख लीजिए, आप एक चीज देख लें, हो सकता है पूछ दे। ये देखिए कुछ आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो गांव है इसमें कौन रहता है? सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है वारली पॉपुलेशन, ठीक है। कौन सी पॉपुलेशन है? वारली पॉपुलेशन, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो वारली पॉपुलेशन है यह एक पेंटिंग का विकास करती है, एक बहुत अच्छी, ठीक है,
कला का विकास करती है। कौन सी कला है? जनजाति कला, ट्राइबल आर्ट का विकास करती है। और उस ट्राइबल आर्ट का नाम है वर्ली आर्ट या वर्ली आर्ट ऑफ स्टाइल या वर्ली पेंटिंग। अब इसमें पूछा जाता है कि वर्ली पेंटिंग में किस कलर का प्रयोग होता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की रचना है, पृथ्वी जैसा कलर है, तो आप कहेंगे अर्थन कलर का प्रयोग होता है, अर्थन। और ये आप देख रहे हैं ये क्या होता है, तो आप ये कहेंगे व्हाइट कलर का प्रयोग इसमें सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हीना कलर का होता है, मतलब हीना मतलब मेहंदी कलर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सब मेहंदी कलर में होते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इसमें ब्लैक और अर्थी मट, वही बात है, ठीक है, ठीक है। और ईंट के रंग का प्रयोग होता है, ईंट के रंग का मतलब ब्रिक रेड का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ब्रिक रेड का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। और यह आपको याद रखना होगा कि वर्ली आर्ट कैसी आर्ट है, आप कहेंगे सर ट्राइबल आर्ट है। थैंक यू, आज इतना, गुड डे।